तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 जुलाई को हमारा फुल बजट आया और आमतौर से जो फुल बजट आता है वो अब फिक्स डेट में आता है, लगभग 1 फरवरी को। चूँकि इलेक्शन था तो इसलिए वोट ऑन अकाउंट या उसको आर्जी बजट बोल सकते हैं, वो पेश किया गया था फरवरी में। तो अब ये ड्यू था फुल बजट, और बेसिकली जो वोट ऑन अकाउंट होता है वो जब तक नई गवर्नमेंट इलेक्ट होके ना आ जाए 3-4 महीने का जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंसेस है उसको रन करने के लिए ही मतलब मंजूर किया जाता है। अब बात करें कि मतलब इस बजट को या पिछले आप थोड़ा 10-12 सालों में जो दो मतलब टर्म गुजरा है उसमें क्या डिपार्चर है इस बजट में। तो आमतौर से देखिए, बजट अगर हम समझें तो हम सबको पता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं जो है वो लिंक्ड है डेवलपमेंट से, इकोनॉमी से। और वो जो बजट प्रोसेस है वो एक अकाउंटिंग प्रोसेस है, बट आप ये कह सकते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन पॉलिटिकल चॉइस पे होता है। तो अभी जैसे मतलब छोटा सा एग्जांपल आपको पॉलिटिकल चॉइस का मिलेगा कि कभी भी ऐसा नहीं होता था कि बहुत स्टेट स्पेसिफिक जो है बजट किया जाए, मतलब होता था बट उतना विजिबल या उतना एक ज़ाहिरी तौर पे नहीं हुआ करता था। बट इस बार आपने देखा कि स्टेट्स को लेकर के भी फोकस रहा है। तो एक पॉलिटिकल चॉइस है, और एक चीज़ हमको और भी समझना चाहिए कि बजट एज सच कोई एक स्टेटिक या एक थमी हुई चीज़ नहीं है, या कोई सरकार का अपना बहुत कुछ है। बल्कि अगर आप देखें तो सरकार चलती कैसे है, सरकार आमतौर से अब टैक्सेस पे चलती है या कर्ज़ों पे चलती है, और वो चीज़ें अगर आप देखें तो कहाँ से आता है भी। टैक्सेस हमसे वसूल किए जाते हैं जब सरकार को ज़रूरत है, तो कर्जा भी हमारा ही होता है, हमारी सेविंग से। तो कुल मिलाकर के चीज़ें अपनी ही हैं, और बाद में जो खर्चे होते हैं वो भी आवाम पे ही होते हैं। तो इस बार के बजट को अगर लें, मतलब जनरली माइनॉरिटीज़ पे आते हैं, तो ज़्यादा फोकस क्या रहा है। तो एक चीज़ ये है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मतलब बजट जो है वो पॉलिटिकल चॉइस पे बेस्ड है, उस रियलिटीज़ पे बेस्ड है। तो इस बार थोड़ा डिपार्चर है इस चीज़ को लेकर के कि इन जनरल गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन है कि नहीं, मतलब जो हमारा पॉलिटी है वो सिर्फ कल्चर से लिंक नहीं है, बट कि थोड़ा सा जो है लिंक इकोनॉमी से भी है। तो एक चीज़ अगर देखें मतलब शिफ्ट, तो वो हमको दिखता है इस बजट में। उसके 2-3 एग्जाम्पल हैं, वो भले जो है बाद में उस पर एनालिसिस होगा कि वो कितना इफेक्टिव होंगे और वो कितने कारगर होंगे। लेकिन जो एक अनाउंसमेंट एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम जो पीएम का पैकेज है, दूसरा जो है वो कॉरपोरेट के साथ जो 500 टॉप कॉरपोरेट्स हैं उनके साथ जो है कुछ इनिशिएटिव और स्किलिंग जो मतलब करना है। तो वो एक मतलब एक अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट की बनी कि नहीं, इस पर कुछ करना चाहिए। और आज ही अखबार में ये देखने को मिला कि एक जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो फॉर्म कर दिया गया है, और ये कोशिश की जा रही है कि एम्प्लॉयमेंट, चूँकि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जनरेट करती हैं, तो कोशिश किया जाए कि एक ऐसा जरिया बनाया जाए कि एम्प्लॉयमेंट डेटा जो है वो एक साथ अवेलेबल हो पाए। और साथ साथ जो है वो मिनिस्ट्रीज जो अभी एम्प्लॉयमेंट को लेके काम करेंगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिनको 12,000 करोड़ रुपए, 10,000 मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और 2,000 कॉर्पोरेट अफेयर्स को दिया गया है। तो वो इस पे जो है चीज़ों को थोड़ा तेज़ी में लाएं, चूँकि अब सिर्फ और सिर्फ 8 महीने बचे हैं, तो इस पर कुछ काम करने की ज़रूरत है। ओवरऑल स्लोगन अगर आप देखें तो विकसित भारत का स्लोगन है, और सरकार जो है बड़े मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे ज़्यादा बात करती है, और ख़ास तौर से जीडीपी ग्रोथ को लेके ज़्यादा बात करती है। और अब उनके कंस्टिट्यूएंसीज़ के लोग उसको प्रेज भी कर रहे हैं, बट उसके अपने दूसरे नेगेटिव पहलू भी हैं। आमतौर से जो है अगर देखें तो बजट 3 बड़े सेक्टर्स में उसको डिवाइड किया जाता है, और वो है जनरल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर और सोशल सेक्टर। तो अगर आप बात करें, आप डिफेंस की बात करें, और जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसकी बात करें, या पेंशन की बात करें, या इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें, तो वो सारे जनरल सेक्टर में आते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर की मिनिस्ट्रीज़ आमतौर से जो इकोनॉमिक जनरेशन एक्टिविटीज़ कर रही हैं, तो उसमें रूरल डेवलपमेंट भी आता है,
एग्रीकल्चर भी आता है उसमें, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भी है, बाकी सिविल एविएशन, रेलवेज और सारे जो हाईवेज और सारी चीज़ें उसमें आती हैं। फिर हम आते हैं सोशल सेक्टर के बारे में। तो सोशल सेक्टर में आमतौर से जो बड़ा फोकस होता है वो हेल्थ, एजुकेशन और जो हमारे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उन पे फोकस होता है। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को लेकर के हम लोग बात करें तो जो बजटिंग है वो आमतौर से आपको मतलब आप सब वाकिफ़ ही हैं कि जो हमारे 3 बड़े सेक्टर हैं, तो उन सेक्टर्स को थोड़ा और अगर आप ब्रेक करें कि उस बजट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, तो बाद में आते हैं माइनॉरिटीज़ पे। तो यूजुअली अगर 1 रुपये खर्च होना है तो 1 रुपये खर्च होने के लिए जाहिर सी बात है कि हमारे पास फिक्स सोर्सेज हैं, वो हम सबको पता है, और उसमें सबसे जो सिग्निफिकेंट सोर्स है वो कर्जे का है। अगर 1 रुपये में 27 पैसे हम कर्जे से ही मतलब अगले साल का बजट प्लान करते हैं। यूजुअली ये ट्रेंड काफ़ी दिनों से चलता ही आ रहा है। फिर आप देखें तो जाहिर सी बात है जीएसटी है, कॉरपोरेट का टैक्स है, इनकम टैक्स है, फिर नॉन टैक्स भी है। सरकार के पास कुछ मतलब पीएसयूज़ बेचने का ऑप्शन है जिसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसमें ज़्यादा कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो लगभग चीज़ें बहुत बदली नहीं है, जो सोर्स ऑफ इनकम है वो लगभग स्टैग्नेंट है। अब आते हैं खर्चे पे कि खर्चा जो है वो होता कैसे है। तो खर्चा जो है वो उसके भी हेड्स हैं, मतलब वही 1 रुपया जो है वो खर्च भी करना है। फिर अगेन सवाल आता है कि सबसे बड़ा जो है अमाउंट किस पे जाता है, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट पे जाता है। सबसे बड़ा अमाउंट इंटरेस्ट पेमेंट पे जाता है। उसके बाद अगर आप देखें तो स्टेट्स का शेयर होता है, स्टेट्स का मतलब जो टैक्सेस का शेयर है वो जाता है। फाइनेंस कमीशन उसके लिए जो है मतलब कुछ ग्रांट्स भी देती है। लेकिन जो डेवलपमेंट वाली बात है उसमें 1 रुपये में जो बचता है वो मेनली जो है वो हमारी सब्सिडीज़ होती हैं। और हमारे 2 टाइप्स के स्कीम एंड प्रोग्राम होते हैं। जो हम माइनॉरिटीज़ की बात करेंगे तो उसी को हम इससे लिंक करेंगे। तो वो जो 2 प्रोग्राम हैं वो उनको कहा क्या जाता है, तो उनको कहा जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और सेंट्रल सेक्टर स्कीम। 2 मतलब मैकेनिज्म है कि जिससे जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को रन किया जाता है। हम सब जानते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो शेयर बेसिस पे है। लार्जली जो है 60 पैसे 1 रुपये में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, 40 पैसे जो है वो स्टेट्स उसको मतलब मैचिंग ग्रांट के तौर पे देते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम लार्जली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रन करती है। अब रहा मामला सब्सिडीज़ का, तो सब्सिडीज़ में 3 बड़ी सब्सिडीज़ हैं, फर्टिलाइजर्स और फ्यूल और उसके अलावा फूड सब्सिडीज़। तो जो हमारे खर्चे का अगर आप देखें जो डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम्स जो 1 रुपये में आप उसको फोकस करें तो वो अराउंड क्वार्टर ऑफ दी मतलब 1 रुपया यानी 25 पैसे जो है वो स्कीम्स और प्रोग्राम पे खर्च होते हैं 1 रुपये में। अब हम लोग बात करें कि सोशल सेक्टर में, तो सोशल सेक्टर में एजुकेशन सबसे बड़ा मतलब एक मिनिस्ट्री है और एक सब्जेक्ट है गवर्नमेंट का। हेल्थ है एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसकी अपनी मिनिस्ट्री है। फिर बात करें तो सोशल सिक्योरिटी वाले प्रोग्राम्स, मतलब उसमें जैसे अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, जो कि बात करती है दलितों की, ओबीसीज की और डिसेबिलिटी की। 3 जो है सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को कवर करती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, वो ट्राइब्स के लिए है डेडिकेटेड। फिर उसके बाद बात करते हैं कि वुमेन एंड चिल्ड्रन की, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। तो ये जो मिनिस्ट्रीज हैं ये डेडिकेटेड प्रोग्राम रन करती हैं। बट जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इसका मैंने आपसे जिक्र किया कि वो 1 रुपये में जो सरकार का खर्चा है उसमें उनका 25% जो शेयर है वो तमाम मिनिस्ट्रीज खर्च करती हैं। इवन आपको डिफेंस मिनिस्ट्री में भी स्कीम्स एंड प्रोग्राम मिल जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, लगभग जो हमारे पास लगभग 100 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट हैं उसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आपको मिलेंगे। अब देखते हैं हम लोग कि माइनॉरिटीज़ के लिए क्या प्रायोरिटीज़ हैं। तो मैंने शुरू में कहा था कि जो बजट है वो एक पॉलिटिकल चॉइस है। तो अगर आप ट्रेंड देखें और थोड़ा कंपैरेटिव उसमें जाएं कि जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके लिए सरकार कैसे स्ट्रेटेजाइज करती है और वो बजट को कैसे प्रेजेंट करती है। जैसे हर कोई इंसान 100 मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स नहीं देख सकता, मुश्किल काम है, या इवन रिसर्चर भी नहीं देख पाएगा, और वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही उनके पास अमला है वो कर पाते हैं। तो जो विमेन हैं उनके लिए जेंडर बजटिंग होती है। जेंडर बजटिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का बजट, बल्कि जो
हमारे 25% जो बजट हैं, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में स्कीम्स के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उनमें वेमेंस को कैसे, औरतों को कैसे शामिल किया जाए। इसी तरह से फिर बात हम करें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की, तो उसका बजट अपना लिमिटेड बजट है, लेकिन उनमें भी यही कोशिश है कि जो सारे स्कीम्स हैं उसमें दलितों को शेयर दिया जाए, दलितों को, इसी तरह से आदिवासियों को शेयर दिया जाए। तो दलितों के लिए एक प्रॉपर डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल कास्ट है, जो कि पहले उसको शेड्यूल कास्ट सब प्लान कहा जाता था। इधर नीति आयोग आने के बाद काफ़ी पॉलिसी शिफ्ट हुआ, प्लानिंग कमीशन के इरा से काफ़ी डिपार्चर है। ट्राइबल के लिए डेवलपमेंट एक्शन फॉर ट्राइब्स। इसी तरह से सरकार के पास चिल्ड्रेन के लिए, बच्चों के लिए चाइल्ड बजटिंग भी होती है, जो 18 साल के उम्र के बच्चे हैं। अब बात आती है कि माइनॉरिटीज़ के लिए क्या है, इसलिए कि हम आमतौर से जब पॉलिसी डोमेन में बात करते हैं तो हम मुस्लिम्स की बात करते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है कि माइनॉरिटीज़ का 72% जो है वो मुस्लिम है। तमाम अक़लियतों में 21% अगर आबादी है, अभी सेंसस हुआ नहीं है तो हमें बहुत आइडिया नहीं है, बट रफली जो है इतनी पॉपुलेशन हो जाती है। तो माइनॉरिटीज़ के लिए हमारे पास क्या है, तो जो हमने आपसे बात किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे जनरल स्कीम्स होते हैं, और जो अलग अलग मतलब कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए स्पेसिफिक स्कीम होते हैं। तो जो डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज़ हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए वो डायरेक्ट स्कीम इंप्लीमेंट करती हैं, बट जो अदर मिनिस्ट्रीज़ हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या एग्रीकल्चर, तो वो उनका ये मतलब है कि वो तमाम कम्युनिटीज़ को शामिल करें। जैसे कि दलितों के लिए सब प्लान है, उसकी रिपोर्टिंग होती है। मतलब आपको जैसे आपके इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताऊं कि दलितों के लिए जो मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का बजट जो है वो 13,000 करोड़ रुपए है, 13,000 करोड़ रुपए है। लेकिन उनको जनरल जो सेक्टर स्कीम्स हैं उनसे उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं, जो रिपोर्टिंग की जा रही है, वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर एक अलग चीज़ है कि हो क्या रहा है, वो कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, बट ट्रेंड क्या है, 1,65,000 करोड़ रुपए, ठीक है। इसी तरह से ट्राइबल मिनिस्ट्री का बजट भी 13,000 करोड़ रुपए ही है इस बजट में, लेकिन उनके लिए सब प्लान में कितना पैसा जा रहा है, 1,25,000 करोड़ रुपए। तो फिर बात आती है कि माइनॉरिटीज के लिए क्या स्कोप है, माइनॉरिटीज के लिए क्या स्कोप है बजट में, वो कहाँ प्लेस्ड हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का बजट आप सबको, आपने सब देख ही लिया है कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो 3,183 करोड़ रुपए। बट वो जो मैं आपसे बात कह रहा था कि माइनॉरिटीज़ के लिए क्या जनरल सेक्टर में क्या स्कोप है, जनरल सेक्टर स्कीम्स में जो जिसका क्वार्टर ऑफ द बजट जो है स्कीम और प्रोग्राम का है। तो माइनॉरिटीज़ के लिए अगर आप देखें हिस्टोरिकली, हम लोगों में से काफ़ी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि 2004-05 के बाद जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ था वो ये हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनाया गया था, और हुकूमत ने ये कहा था कि जो हम लगभग 73 से ट्राइबल सब प्लान और शेड्यूल कास्ट सब प्लान 78 से चला रहे हैं, सिमिलर मैकेनिज्म हम माइनॉरिटीज़ को भी मतलब उसी पैटर्न पे हम उनके लिए बजट एलोकेट करेंगे। तो जो प्राइम मिनिस्टर्स न्यू 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ है, उसका भी लगभग एक लिमिटेड स्कोप था कि वो भी जनरल सेक्टर मिनिस्ट्रीज को कवर करे, जनरल सेक्टर मिनिस्ट्रीज को कवर करे। और बेसिकली यहाँ कहने का जो पर्पज़ है वो ये है कि जनरल सेक्टर मिनिस्ट्रीज अगर ₹1 का बजट खर्च कर रही हैं तो उसको वो माइनॉरिटी लेंस से बजटिंग करें, वो दलित के लेंस से बजटिंग करें, वो जेंडर बजटिंग करें, वो ट्राइबल के लेंस से बजटिंग करें। मतलब जनरल सेक्टर स्कीम्स में एक स्कीम आप ले लीजिए कोई भी, मान लिया समग्र शिक्षा अभियान है, एक बड़ी स्कीम है एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पे ये कोशिश की जाए कि जो ये कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए टारगेट दिया जाए। मान लिया इंदिरा आवास योजना हम कहते थे पहले, अब उसको पीएम आवास योजना कहते हैं। तो अगर 100 घर बनने हैं तो 100 घर बनने में जो डेटा अवेलेबल है उसकी बुनियाद पे 40 घर जो है दलित को जाएगा और 20 घर जो है वो ट्राइब को जाएगा, लेकिन 15 घर माइनॉरिटीज़ को भी जाएगा। ये एक तरह का मैकेनिज्म था टारगेटिंग का। तो जनरल सेक्टर में ये चीज़ें रखी गई थी। अगर आप बात करें तो ये 2013-14 तक इस पर रिपोर्टिंग होती थी। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वो हेयर एंड देयर कहीं ना कहीं से मतलब डेटा प्रोवाइड करती थी कि प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम में कुछ हो रहा है। तो मतलब मेरा पर्सनल जो एक पेपर के लिए कैलकुलेशन था उसमें यह था कि उस टाइम में अगर माइनॉरिटीज़ के लिए आप जो डेटा अवेलेबल है उसको लेते और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ जनरल सेक्टर मिनिस्ट्रीज का बजट कैलकुलेट करते तो 2014 या 13-14 में लगभग जो टोटल बजट था
उस टाइम में उसका लगभग 2% जो है माइनॉरिटीज़ के लिए जाता था। लेकिन ग्रेजुअली जो है वो रिपोर्टिंग बंद हो गई, तो मिनिस्ट्री के पास ही, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, उसी के पास ही जो पैसे हैं वही माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। तो अगर उसको आप टोटल बजट में लेंगे तो शायद आप 0.04, 0.05 के आसपास पहुंचेंगे। तो ग्रेजुअली जो फोकस है वो 2014 से तो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक, मतलब वो डाउन किया। लेकिन इधर अगर आप देखें हालिया दिनों में, तो हालिया दिनों में अगर देखें तो इसका डाउनफॉल जो है वो बड़ा तेज़ी से हुआ है। जैसे कि पहले जो एक अच्छी स्कीम थी मदरसा मॉडर्नाइजेशन की, जिसका बजट 2000 मैं कहूँगा कि 15-16 में 400 करोड़ रुपए था, वो पिछले साल के बजट से जो है पूरी तरह से गायब है। पहले वो उसको MHRD हुआ करता था, अब एजुकेशन मिनिस्ट्री है, लेकिन वो उनके डोमेन में था, उसको लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में। जैसे ग्रेजुअली हज और ये सारे एक्टिविटीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से लाए गए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को। तो इधर जो सबसे जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़, हम जब कभी बजट के बारे में बात करते हैं तो उसका बजट का साइज किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है, उसके बाद नंबर ऑफ स्कीम्स क्या हैं, फिर उस स्कीम के बेनिफिशरीज का नंबर क्या है, फिर उन बेनिफिशरीज को जो हम अमाउंट पे कर रहे हैं उसका अमाउंट का मतलब साइज या उसका दायरा क्या है। तो ये बेसिस होता है। तो अब अगर आप बात करें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, हम अकलियतों पे ही बात करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का जो बजट है वो ये बजट 10 सालों में सबसे कम है। मतलब अगर आप पिछले साल को छोड़ दें जो 23-24 है, उससे मतलब 22-23 में बजट 5000 करोड़ था। तो अभी जो बजट घट गया उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न ये है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो कि दर्जा 1 से 10 तक हुआ करती थी उसको लिमिट कर दिया गया। वो कहाँ तक है? 9-10 तक है। फिर उसके बाद जो कुछ और स्कीमें थी, मौलाना आज़ाद फेलोशिप हायर एजुकेशन के लिए, कोचिंग सर्विसेज मतलब कोचिंग के लिए स्कीम थी, वो बंद कर दी गई। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन बंद हो गया, मदरसा मॉडर्नाइजेशन भी बंद हो गया। तो ये जो सारी स्कीमें हैं, इनके बंद होने की वजह से बजट अपने आप ही वो घट गया, जो ओवरऑल बजट है मिनिस्ट्री का। अब रहा मामला ये कि ऐसा क्यों किया गया, सरकार ने ऐसा क्यों किया? तो मैंने शुरू में कहा था पॉलिटिकल चॉइस के ऊपर है। उनको लगता है कि अब जैसे मैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात करूं, और मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस जो है बीच में मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल कमीशन फॉर ये शेड्यूल ट्राइब्स के साथ रहा है कि वो मतलब कैसे काम कर रहे हैं, वहाँ में थोड़ा एडवाइजरी में था। तो पॉलिटिकल चॉइस जो है वो ट्राइब्स के लिए काफ़ी हाई प्रायोरिटी पे रहा है। तो आप इमेजिन करिए कि जो दलित पॉपुलेशन है या SC पॉपुलेशन है, जो मतलब ऑफिशियल कैटेगरी बोलें, तो उसकी आबादी लगभग 17% है। मतलब आप पुराना सेंसस लें और लगभग 17-18% ही होगा अगर आप देखेंगे, अगर सेंसस कभी होगा तो और ट्राइबल्स की पॉपुलेशन 8% है। लेकिन आप देखिए कि दोनों की जो नोडल मिनिस्ट्री है उनका बजट इक्वल है, 13,000 करोड़ 13,000 करोड़। ठीक है, अगर आप सब प्लान का पैसा देखें वो भी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा गैप नहीं रह गया। आप 1,65,000 करोड़ 1,25,000 करोड़। तो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ में सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो हुकूमत का ट्राइबल्स पे रहा है। और एक चीज़ मैंने और देखा, जो नोटिस किया, मैं ट्राइबल सब प्लान के रिव्यू के लिए उनके एडवाइजरी में था, बट मैं काफ़ी सारे प्रोग्राम में जाता था। तो वो एक छोटा सा उनका इंस्ट्रूमेंट था। मेनली क्या था कि हमें ट्राइब्स पे ज़्यादा काम करना है और ये हमारे लिए पॉलिटिकल डिविडेंड भी दे सकता है। दूसरा ये कि इस कम्युनिटी को हमें क्लोज लाना है, इसलिए कि ये कन्वर्ट हो रही है। ये इनडायरेक्ट मतलब अप्रोच था, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली कोई बोलेगा ऐसा, बट ऐसा था। अब आते हैं फिर बैक कि हमारे पास बचा क्या, माइनॉरिटी अफेयर्स में बचा क्या है फिलहाल। तो माइनॉरिटी अफेयर्स के पास बजट साइज आपको पता है 3,000 करोड़ के आसपास है। मेरे ख्याल से कल या परसों तेलंगाना का बजट आया है, स्टेट बजट, तो वो लगभग 3,400 करोड़ का है। तो आप सोचिए कि स्टेट बजट भी जो हमारा यूनियन बजट है माइनॉरिटी अफेयर्स का उससे ज़्यादा हो गया। इवन वेस्ट बंगाल का मुझे लग रहा है कि 4 से 5,000 करोड़ के बीच में होगा वेस्ट बंगाल का स्टेट बजट। कुछ उसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होंगी, बट यूजुअली जो है एक बड़ा साइज है। तो हमारे पास अब बचता क्या है? हमारे पास जो बचा है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, उसमें भी 2 स्कॉलरशिप ही रह जाएंगी अब।
प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। प्री मैट्रिक जो है वो 9-10 के लिए ही है, और वो भी जो है अगर आप सब लोग अवेयर होंगे तो हमारा ये जो एकेडमिक ईयर है ये है जकरिया 23-24 ना, अभी 24-25 हमारा शुरू हो गया है। 23-24 में उन्होंने नोटिफाई नहीं किया था दोनों स्कॉलरशिप को। आप अगर आप NSP पे जाएं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाएं, तो वो अभी नोटिफाई ही नहीं हुए हैं, तो मतलब इंप्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं स्कॉलरशिप प्रोग्राम का। अब आते हैं कि हमारे पास और क्या बचता है। तो हमारे पास बचता है गवर्नमेंट ने कुछ स्किलिंग और लीडरशिप प्रोग्राम बनाए थे, तो जैसे वेमेन लीडरशिप प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम। तो ये सारे प्रोग्राम को उन्होंने PM विकास का संवर्धन करके एक स्कीम में मर्ज कर दिया, तो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम उसको बना दिया। तो आपका जो है 2 स्कॉलरशिप मेजरली हो गए। बाकी आपको बजट में मौलाना आजाद फेलोशिप भी दिखेगा, बट क्या है कि वो कमिटेड एक्सपेंडिचर है। मतलब ये कि हमने स्क्रैप तो कर दिया है, लेकिन जो बच्चे आने वाले दिनों में पढ़ेंगे तो उनको पैसा हमें देना है। तो वो नहीं किया उन्होंने कि ऑफ द सडन जो है उनका पैसा भी रोक दिया। जब तक वो अपनी स्टडीज कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक उनको पैसा दिया जाएगा, तो वो बजट में आपको दिखेगा। मतलब बैकलॉग वाली बात है ये। तीसरा जो है PM विकास, मतलब जो कि एक तरह से आप बोलें स्किलिंग और थोड़ा सा एक रोजगार या मतलब क्राफ्ट सेक्टर को इंप्रूव करना, उसके लिए स्कीम है। फिर चौथी जो मतलब बड़ी स्कीम है माइनॉरिटी अफेयर्स के पास, वो है जो हम पहले जानते थे उसको मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट नाम से जब शुरू हुआ था 2007-8 में, लेकिन उसका नाम मतलब इंडिया में सारी स्कीमें PM के नाम से ही चलती हैं, तो उसको भी मतलब उसको भी चेंज कर दिया गया। और अब फिलहाल जो है मतलब प्रधानमंत्री जो मतलब PMGWay के, तो अब चारों स्कीमों के अलावा अगर आप बात करें तो ये आपका नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जो कि सारे मतलब उसके लिए है, कम्युनिटीज़ के लिए, OBC के लिए है, SC के लिए है, डिसेबिलिटी के लिए है, ST के लिए है। बट जो हमारा नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, बेसिकली वो लोन वाले प्रोग्राम पे फोकस करता है, और एजुकेशन लोन या लाइवलीहुड लोन पे उसका सारा फोकस है। अगर उसका बजट देखें वो डिक्रीज कर गया। इसी तरह से आप आते हैं जो आपका प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है, जो कि एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो सच्चर रिकमेंडेशन के बाद एक वाहिद स्कीम है जिसको शुरू किया गया था, और उसके बारे में हम सब जानते हैं कि उसको माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ शुरू किया गया था, फिर वो ब्लॉक्स में आया, फिर उसके बाद टाउन्स में आया, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में माइनॉरिटी पॉपुलेशन है उसको भी कवर किया गया। तो ये 4 कैटेगरीज में उसको मतलब इंप्लीमेंट किया जा रहा है। बट उसमें बेसिकली क्या है फोकस, आपको शायद आइडिया ही होगा कि हेल्थ, एजुकेशन और IITs खोलना, मतलब स्किलिंग, और उसके अलावा बेसिक कम्युनिटीज़ जिसमें कि आपके सड़क, बिजली, पानी, हाउसिंग, ये सारे कंपोनेंट हैं। तो उसकी सूरत हाल भी मतलब बजट घटने में 2 है। एक तो ये कि स्कीमें बंद हो गई, चाहे आपको मैंने जो 5-6 स्कीमें बताई। दूसरा ये कि जो ये सबसे बड़ी स्कीम थी, ये एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका बजट यूजुअली 2000 करोड़ पे हुआ करता था, जो कि बहुत डाउन साइज किया। पिछले साल वो 600 करोड़ था लगभग, काफ़ी डाउन कर गया। इस बार थोड़ा सा इंक्रीज किया और उसको 900 करोड़ किया। बट ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसमें कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे डिफिसिट हो माइनॉरिटी एरिया में, हेल्थ सेंटर का, आंगनवाड़ी सेंटर का, या जैसे हमारे PHC, CHC जो होते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन को लेके। लेकिन उसमें यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, स्टेट को उसको ऑन करना है। वो स्कीम जो है इनिशियली तो अच्छे से टेक ऑफ की थी, बट वो ग्रेजुअली काफ़ी प्रॉब्लम का शिकार हो गई। जैसे स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए कि उसको क्या करना होता है, 40% शेयर देना होता है, उसको ज़मीन भी देना है, फिर उसके बाद उसको रन भी करना है। तो रन करना है तो ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 करोड़ और 7 करोड़ या 10 करोड़ देके एक सेंटर बनवा दिया, बट उसका स्टाफ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो रन करने के लिए है, वो कौन पे करेगा? तो स्टेट्स ओवरऑल जो है, अगर आप मतलब पॉलिटिक्स देखें तो स्टेट्स ओवरऑल भी इंटरेस्टेड नहीं है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। तो जाहिर सी बात है वो माइनॉरिटी के लिए इंटरेस्टेड क्यों होंगे? तो ये जो इश्यूज हैं ये अपने आप में हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि चूंकि एजुकेशन एक बड़ा एरिया है, और मतलब उसके लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी को या मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बना के किसी हद तक एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, बट अगर आप देखें
तो इधर ऑफ लेट पिछले 15-20 सालों में हमारी कम्युनिटी में भी बहुत तरह, मतलब तमाम कम्युनिटीज़ में लोगों का जो चॉइस है वो प्राइवेट स्कूल है, कि वो प्राइवेट स्कूल है। तो अब मामला क्या आता है कि जो कम्युनिटीज़ नहीं एक्सेस कर पा रही हैं प्राइवेट स्कूल, या गवर्नमेंट स्कूल ही एक्सेस कर पा रही हैं, बट स्कॉलरशिप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं उसमें। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये 2006-7 में शुरू किया गया था इसको, लेकिन स्कॉलरशिप स्कीम में जो 3 टेक्निकल प्रॉब्लम है वो सबसे जो है इंपॉर्टेंट है, जिस पे काम करने की ज़रूरत है। वो ये है कि जैसे अगर आप बात करें तो स्कॉलरशिप ही एक ऐसी स्कीम है कि जिसमें हमारी हुकूमत कम्युनिटी वाइज, मतलब जब माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, ये सारे कम्युनिटीज़ का डेटा प्रोवाइड करती है कि कितने लोगों ने मतलब उनका एप्लीकेशन आया, कितने का रिजेक्ट हुआ और कितना जो है अवार्ड हुआ, ये डेटा मिल जाता है। अभी तक तो मिल पा रहा है, बट वजह जो सबसे बड़ी है इन सब स्कॉलरशिप को अवेल करने की, वो उसका डिज़ाइन प्रॉब्लम है। जैसे जो पेरेंटल इनकम है, जो मतलब वालिदैन की आमदनी या इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, वो 2007-8 से रिवाइज नहीं हुआ। तो अगर आप बात करें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की, वो 1 लाख है। अब आप देखिए कि 1 लाख और अब का इन्फ्लेशन, जो अमाउंट है वो रिवाइज नहीं हुआ। तीसरी चीज ये कि जो कोटा फिक्स कर दिया था कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो सिर्फ 30 लाख स्टूडेंट्स फ्रेश ले सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक सिर्फ 5 लाख ले सकते हैं। मेरिट कम मीन्स जो स्कीम है वो अभी अभी कंटिन्यू है, वो जो है सिर्फ 2 लाख बच्चे ले सकते हैं। तो ये जो बजट बढ़ाने का मामला है, अगर आप देखेंगे, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा और बहुत मतलब क्लियर एग्जांपल है, आप देखिए, वो आप कंपेयर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का पॉलिटिकल चॉइस कहां पे है। दलितों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रन की जा रही है, मैंने उस पर काफी दिनों से काम किया। उनका मौजूदा बजट जो है वो, मैं तीनों चीजों पे बात करूंगा, नंबर्स पे, अमाउंट पे और कोटा पे और पेरेंटल इनकम पे। तो जो वो स्कीम पोस्ट मैट्रिक दलितों के लिए है, उसका कोटा 80 लाख है। अब आप कंपेयर करिए कि 16% आबादी और 21% आबादी माइनॉरिटीज की, उनका कोटा कितना है फ्रेश? 80 लाख है। माइनॉरिटीज का कितना है? 5 लाख है। अब आते हैं पेरेंटल इनकम पे। पोस्ट मैट्रिक का जो है पेरेंटल इनकम माइनॉरिटीज के लिए 2 लाख है, उनका 2.5 लाख है। फिर भी थोड़ा डिफरेंस है। हालांकि मतलब दलित कम्युनिटी डिमांड कर रही है कि 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। इवन वो कह रहे हैं कि जो हमारा ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड का जो अभी रिजर्वेशन है, जिसमें 8 लाख का पेरेंटल इनकम है, वो होना चाहिए। अब बात करते हैं बजट की। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में उसका सबसे बड़ा बजट है इस टाइम, 12 या 1300 करोड़ रुपए डेटा है, याद एग्जैक्टली बता सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे अगर आप देखें, जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट एलोकेशन है दलित कम्युनिटी के लिए, वो 6,500 करोड़ रुपए, 6,500 करोड़ रुपए है। यहाँ पे 12-1300 करोड़ रुपए है। तो अगर आप नैरो डाउन करें तो मतलब आने वाले दिनों में मेरा जो मतलब रीडिंग है कि अगर ये सरकार फुल मतलब मेजॉरिटी में होती तो शायद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का क्लोजर तय था। हमारी जो स्कीमें हैं पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक, ये कंटिन्यू रह सकती हैं, लेकिन जो एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है, ओल्ड MSDP, वो शायद 25-26 के बाद, चूंकि हर स्कीम का 5 साल का अप्रूवल होता है। प्लानिंग कमीशन जब हुआ करता था तो 5 ईयर प्लान के साथ होता था। अब जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, जो हमारा पैसे का बंटवारा करता है सेंटर स्टेट और बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर, उसके साइकिल के हिसाब से चलता है। तो 25-26 तक मुझे नहीं लगता है कि ये एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। तो माइनॉरिटीज़ के लिए जो मतलब ओवरऑल बजटिंग है, वो एक तरह से सरकार के पॉलिटिकल चॉइस में नहीं है। इसीलिए अगर आप कंपेयर करें, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन बंद करने का कोई लॉजिक नहीं है। ऑलरेडी हम अंबेडकर फाउंडेशन बंद कर रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है बंद करने का। तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं। प्री मैट्रिक जैसे प्री मैट्रिक हम SCs को दे रहे हैं। तो अभी के लेवल पे अगर देखें तो बजट को बेसिकली हम लोग रीड करते हैं आमतौर से कि आने वाला बजट एस्टीमेट, बट उस कहानी उसके आगे है।
कहानी उसके आगे है। हमको एक्चुअल बजट भी देखना चाहिए कि वो कितना खर्चा हुआ, खर्च नहीं हो पा रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, खर्च हुआ तो हमारे बेनिफिशरीज कितने हैं, है ना। स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लेकर के लगभग सभी अवेयर हैं। तो मेरी रिसेंटली एक स्टडी को लेके जो कि स्कॉलरशिप है, जो मैंने अभी जिक्र किया, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी, और दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जैसे फी रिइंबर्समेंट और परचेज ऑफ स्टेशनरी, उसको लेके मैं एक मतलब डिपार्टमेंट में मिला जो इसको हैंडल करते थे, सेक्रेटरी लेवल के पर्सन। तो उन्होंने का यही कहना था कि मैंने उनसे एक सवाल किया कि जो ये एससी, यहाँ का जो ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसका बजट, इन टोटल बजट पिछले 10 सालों में हाफ क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा क्या मतलब दिल्ली गवर्नमेंट बहुत इंटरेस्टेड है कि हम एजुकेशन में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, 30% ऑफ द बजट एजुकेशन पे जा रहा है, और हम हाई क्लास जो है वो इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर रहे हैं, वो अपनी जगह है, बट उन्हीं स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं उनकी स्कॉलरशिप को लेके इतना कम इंटरेस्ट क्यों है। ये इवन प्राइवेट स्कूल्स में आप अगर फी रिइंबर्समेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बच्चे बहुत वेल ऑफ नहीं हैं, उनको भी ज़रूरत है फाइनेंशियल सपोर्ट की। तो उनका ये कहना था कि देखिए हमारा जो वर्क होता है वो सप्लाई साइड होता है, हम सप्लाई साइड हैं, तो अगर डिमांड साइड कमज़ोर है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जब तक कम्युनिटीज़ में डिमांड क्रिएट नहीं होगा, उसमें अवेयरनेस नहीं होगी, उसमें फैसिलिटेशन नहीं होगा, तो शायद बजट इंक्रीज करना मुश्किल है। तो माइनॉरिटीज़ के लिए अगर हम बात करें कि अब क्या बचता है हमारे पास, अगर ऑब्वियस है कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं हम, और ये हमारा उतना ही राइट है कि अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि बजट हम ही से है, तो क्या स्कोप बचता है देन। इसलिए कि जो वर्ड है, जो मतलब ये टर्मिनोलॉजी है, सबका साथ सबका विकास, बेसिकली वहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई डिप्राइव नहीं है, जो भी होगा वो वन साइज फिट्स ऑल के हिसाब से किया जाएगा। तो वन साइज फिट्स ऑल के हिसाब से हमारी सोशल रियलिटीज़ तो नहीं है, ये तो ऑब्वियस है। तो अब बचता क्या है कि हम लोग करें क्या। तो माइनॉरिटी अफेयर्स के अलावा जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें हमें स्कोप देखना चाहिए कि वो कैसे इंप्लीमेंट हो रही हैं 2-4 स्कीमों को लेकर के, कि वहाँ पे एक्सेस लेवल क्या है। इसलिए कि ये बजट तो बहुत छोटा बजट है, 3000 करोड़ रुपए और 48 लाख करोड़ रुपए का बजट है। आप देखिए मतलब उसमें 3000 करोड़ रुपए क्या है, कुछ भी नहीं है। दूसरा ये कि हमारे पास स्कोप हमको ढूंढना चाहिए स्टेट्स में, कि जो हमारी स्टेट बजट्स हैं वहाँ पे माइनॉरिटीज़ कहाँ प्लेस्ड है, वहाँ पे क्या किया जा सकता है। इसलिए कि यहाँ पे चीज़ें मतलब बहुत विजिबल हैं कि आप जनरल सेक्टर मिनिस्ट्रीज से फ़ायदा उठाइए, लेकिन वहाँ पे वो लोग वन साइज फिट्स ऑल के साथ हिसाब से काम कर रहे हैं। अब वहाँ पे कौन कितना ग्रैब करेगा उसका डेटा देखना या उसके बारे में अवेयर करना जनरल सेक्टर के मिनिस्ट्रीज़ के बारे में। अदरवाइज जो हमारा स्कोप है वो बजटिंग का, वो काफ़ी नैरो डाउन हो गया है। एक और चीज़ ये है कि देन 15 पॉइंट प्रोग्राम का क्या होना चाहिए। तो आपने सबने इलेक्शन का जो पूरा कैंपेन है वो सबने सुना है कि 15 पॉइंट प्रोग्राम पे ही ज़्यादा टारगेट था। तो अब इस हुकूमत में 15 पॉइंट प्रोग्राम को लेकर के कैसे बात किया जाए, जो कि मतलब वहाँ पे एक्सेप्टेंस इस चीज़ का नहीं है। तो ये सारे मतलब सवालात जो है वो कम्युनिटी लेवल पे जो एक्टिविस्ट हैं, जो मोबिलाइज़र हैं, जो इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है कि सरकार का पॉलिटिकल चॉइस ये है, आपका बजट ये है, आपके पास स्कोप ये है। रहा मामला स्टेट बजट्स का, तो स्टेट बजट्स को हमको मतलब देखना चाहिए कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए जो भी स्टेट हैं जो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव है, वहाँ पे वो क्या और कर सकते हैं। मान लिया वेस्ट बंगाल है, आंध्रा है, तेलंगाना है या बिहार है फॉर एग्जांपल। इसलिए कि यूपी के जो मतलब अगर आप बजट देखें तो यूपी का माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का बजट, तो वहाँ पे भी अब कोई स्कीम रही नहीं गई, ऑलमोस्ट सारी स्कीमें ख़त्म हो गई हैं। लास्ट जो डिस्कोर्स और डिबेट आपने देखा होगा कि वो ग्रांट वाले या एडेड जो मदरसाज थे जिनके पास करीब 1500 करोड़ रुपए का बजट जाता था, वो भी फाइनली मेरे ख्याल से अभी स्टॉप हो गया होगा और कोई स्कीम उनके पास अब बच नहीं रही है सिवाय इसके कि स्टेट की कुछ प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। तो वही है कि मतलब चैलेंजेस हैं, बट ओवरऑल ये जो मतलब बजटरी प्रोसेसेस है
उसमें हमें पार्ट होना चाहिए इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद भी। लेकिन वो अगर हम सिर्फ एक बजट अनाउंसमेंट पे एक तरह से मुनहसिर होकर रह जाएं तो शायद चीज़ें नहीं बदलेंगी। तो उसके बियॉन्ड हमें जाने की ज़रूरत है और उस पर बात करने की ज़रूरत है, उस पर अवेयर करने की ज़रूरत है। और इस स्पेशली जो स्कीम बची हुई हैं उन पे जो है मतलब कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस लोगों को मतलब करना, और जनरल सेक्रेटरी मिनिस्ट्रीज़ जैसे हमने कहा कि पेंशन की स्कीम है, या अभी जैसे जो प्राइम मिनिस्टर्स लिंक्ड स्कीम की बात हो रही है उसका क्या सिचुएशन है, उसमें हम कैसे उसका पार्ट हों, जो जनरल प्रोग्राम्स हैं। तो जनरल प्रोग्राम्स को ही लेके हम लोगों को ज़्यादा बहस करना चाहिए और उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। माइनॉरिटी स्कीम्स के बारे में लगभग हम सबकी वाकफियत काफ़ी हद तक है और पिछले 10-12 सालों में चीज़ें बेहतर नहीं हुई हैं, तो कैसे उसको और बेहतर किया जाए या जो 10-12 साल पहले की सिचुएशन थी उस पर आया जाए, उस पर भी बात करने की ज़रूरत है।